नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। आज हम रेलवे ग्रुप डी का जो जनरल अवेयरनेस है, मॉडल सेट नंबर हम 2 करने वाले हैं, जो कि उसमें टॉप 25 क्वेश्चन रहने वाला है। और आप कॉपी पेन के साथ ये 25 क्वेश्चन अटेंड करिए और इसमें बताइए कि आपका क्वेश्चन कितना सही हुआ है। ठीक है? तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, संसद ने भारतीय संविधान को किस वर्ष में अपनाया था? अब संसद जो है भारतीय संविधान को किस वर्ष अपनाया था? हमारा जो ऑप्शन ए है 1947, बी 1950, सॉरी 1949, सी है 1950 और डी है 1952। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1949 ईस्वी में जो है संसद ने भारतीय संविधान को अपनाया था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? अब हमारा जो भारत का संविधान है वो कब लागू हुआ था? तो हमारा जो ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946, 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950 और 26 नवंबर 1951। हमारा जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। 1950 ईस्वी में भारतीय संविधान को लागू किया गया था। अगर आपने अभी तक मॉडल सेट 1 नहीं कंप्लीट किए हैं तो आप जो है मॉडल सेट 1 कंप्लीट कर लीजिए। उनका जो लिंक है, वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से वीडियो को पूरा वॉच जरूर करिएगा। बढ़ते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्टर ने डैश को आधार बनाया। अब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो है रिपोर्टर, वो किस चीज़ को आधार बनाया था? हमारा जो ऑप्शन ए है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1935 और ऑप्शन डी है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है हमारा वो हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919, जो है वो चेम्सफोर्ड रिपोर्टर ने आधार बनाकर बनाया था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण प्रदान करने वाला पहला निश्चित कदम डैश द्वारा लिया गया था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जानते हैं ना? ईस्ट इंडिया कंपनी जो हमारे भारत देश में आया था, ब्रिटिश का जो उस पर ब्रिटिश शासन जो है कब्जा कर लिया था। तो बोल रहा है कि उसका निश्चित कदम डैश द्वारा लिया गया था। हमारा जो ऑप्शन है रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, पिट्स इंडिया अधिनियम 1784, चार्टर अधिनियम 1793, चार्टर्स अधिनियम 1813। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा 4 का वो हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1773 के द्वारा यह कदम उठाया गया। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। बोल रहा है, जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम को चार्टर ऑफ स्वेलरी सॉरी स्लेवरी के रूप में वर्णित किया था? अब जवाहरलाल नेहरू जो है वह चार्टर ऑफ स्लेवरी के जो रूप में किसे वर्णित किया था? हमारा ऑप्शन जो है रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, पिट्स इंडिया अधिनियम 1784, उसके बाद है भारत सरकार अधिनियम 1919 और डी है भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि राइट आंसर क्या होने वाला है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। जवाहरलाल नेहरू जो है चार्टर ऑफ स्लेवरी के रूप में भारत सरकार अधिनियम 1935 को वर्णित किया था। अगर आपको पीडीएफ का लिंक चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक हम दे देंगे, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
बोल रहा है केंद्रक, अब ये है बायोलॉजी का क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। बोल रहा है केंद्रक आवरण डैश में अनुपस्थित है। अब ये जो केंद्रक आवरण होता है वो किस में अनुपस्थित रहते हैं? हमारा जो ऑप्शन ए है सुकेंद्री सुकेंद्री कोशिका, ऑप्शन बी है जीवाणु, ऑप्शन सी है सुकेंद्री तथा जीवाणु कोशिका दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, जीवाणु। हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है? बी, यानी कि जीवाणु जो है वो केंद्रक आवरण में अनुपस्थित रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है गोल्जी काय का मुख्य कार्य क्या है? अब हमारे शरीर में जो गोल्जी काय होते हैं उसका मुख्य कारण क्या है? श्वसन करना, कोशिका विभाजन, पाचन एंजाइम का बनाना यानी बनना, या फिर द्रव को संकुलित करना। 7 नंबर में क्या बोल रहे हैं गोल्जी काय का मुख्य कार्य क्या है? तो गोल्जी काय का जो मुख्य कार्य होगा वो द्रव को संकुलित करना है। अब ये क्वेश्चन आप क्लास टेंथ में आप जरूर पढ़े होंगे कि ये क्वेश्चन जो है गोल्जी काय से संबंधित क्लास टेंथ में भी ये क्वेश्चन है। तो अगर आप टेंथ बढ़िया से पढ़े होते तो ये क्वेश्चन आप जरूर बता सकते थे। क्लियर? अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसे कोशिका की उत्पत्ति केंद्र कहा जाता है? अब कोशिका की उत्पत्ति कहाँ से होता है? ऑप्शन ए है गोल्जी काय, ऑप्शन बी है केंद्रक, ऑप्शन सी है सूत्रकणिका, और ऑप्शन डी है राइबोसोम। तो हमारा जो इसका राइट आंसर होने वाला है कोशिका की उत्पत्ति केंद्र किसे कहा जाता है? तो सूत्रीकरण को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। यहाँ तक बात क्लियर? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्यूटर से रिलेटेड है। बोल रहा है वेब पेज निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके बनाए जाते हैं? अब वेब पेज का जो उपयोग हम करते हैं वो किसके उपयोग करने से बनता है? हमारा जो ऑप्शन है एच टी टी पी, एच टी एम एल, एच एम टी पी, और डी है एच जी एम एल। तो हमारा जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा एच टी एम एल। क्या हो जाएगा? एच टी एम एल। राइट आंसर हमारा बी होगा। वेब पेज जो है एच टी एम एल का प्रयोग करके बनाया जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक स्टोरेज स्पेस होता है? सबसे अधिक स्टोरेज स्पेस किस में होता है? गीगाबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट, या फिर किलोबाइट। तो हमारा 10 का जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेराबाइट। अगर आप 10 क्वेश्चन नंबर 10 तक पहुँचे हैं तो इसमें आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका कितना राइट आंसर यानी कि कितना क्वेश्चन सही हुआ है। उसके बाद अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। का हो बाबू, 11 नंबर के लिए तैयार हो ना? 11 नंबर में क्या बोल रहा है? निम्न सिंधु सभ्यता स्थल में से कौन सा एक पातगाह यानी कि डायो डॉक यार्ड का प्रमाण देता है? अब सिंधु सभ्यता स्थल में कौन सा एक पातगाह है जो प्रमाण देता है? हमारा जो ऑप्शन है हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो और बनबली। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट। हमारा जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा बी, लोथल। लोथल जो है वो पातगाह का प्रमाण देता है, और ये क्वेश्चन हमारा हिस्ट्री का है। क्लियर? राइट आंसर बी होगा लोथल। बढ़ते हैं 12 नंबर। 12 नंबर में है हड़प्पा सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब यहाँ पर बोल रहा है कि कौन सा कथन सही है। अब ऑप्शन जो है हमारा ए है, ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन ए है हड़प्पा मानक सील चिकनी मिट्टी से बने हैं यानी कि बने थे, और ऑप्शन बी हमारा है हड़प्पा के निवासी को ना तो तांबे और ना ही कांसे का ज्ञान था। क्या यह कथन सही है कि हड़प्पा के जो निवासी थे उन्हें ना तांबे का उतना ज्ञान था
और ना कांसे का। ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता ग्राम आधारित था। हड़प्पा सभ्यता ग्राम आधारित था तो नहीं, हड़प्पा सभ्यता ग्राम आधारित नहीं था। और हमारा ऑप्शन जो डी है वो है हड़प्पा के निवासी कपास उगाते थे और इस्तेमाल करते थे। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये सीबीएसई बोर्ड वाला क्लास 3-4 में पढ़ता है। क्लियर। तो आप ध्यान रखिएगा हमारा जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा हड़प्पा के जो निवासी थे वो कपास उगाते थे और उनका भी इस्तेमाल करते थे। तो राइट आंसर हमारा डी होने वाला है। तो आप ये क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, इसे आप लॉक कर लीजिए ताकि आप भूलिएगा नहीं। क्लियर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। उनसे पहले ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, स्थानीय नाम मोहनजोदड़ो का अर्थ है, यानी कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है। ऑप्शन ए है लिविंग का टीला, जिसे हम माउंट ऑफ लिविंग बोलते हैं। दूसरा है महान का टीला, जिसे हम माउंट ऑफ ग्रेट बोलते हैं। सी है मृतकों का टीला, जिसे माउंट ऑफ डेड डेड बोलते हैं। और डी है उत्तरजीवी का टीला, जिसे हम माउंट ऑफ सर्वाइवर बोलते हैं। तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है ये कमेंट बॉक्स में बताइए और हम बता देते हैं इनका जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा मृतकों का टीला बोलते हैं। मोहनजोदड़ो का जो है स्थानीय नाम का अर्थ क्या है, मृतकों का टीला। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है मोहनजोदड़ो की खुदाई के दौरान मिली एक नाचने वाली लड़की का प्रसिद्ध चित्र से बना था। अब किस चीज से बना था उनका चित्र, तो ऑप्शन हमारा है टेराकोटा, बी है तांबा, सी है कांस्य, डी है लाल चूना पत्थर। हमारा जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा सी कांस्य। जो लड़की मिली थी डांस करते हुए, नाचने वाली लड़की का जो चित्र मिला था वो किस चीज का बना था, तो कांस्य का। अब आप बता सकते हैं कि कांस्य का निर्माण, कांस्य का जो निर्माण होता है वो किस मिश्र धातु से मिलकर बनता है। ठीक है, ये इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में बताइए। बढ़ते हैं 15 की ओर। बोल रहा है सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि। अब क्योंकि दे दिया, उसके आगे क्या बोल रहे हैं, ऑप्शन यह शहरी थी, ऑप्शन बी है इसकी लिपि चित्रात्मक थी, और सी है इसकी अर्थव्यवस्था कृषक थी, डी है यह नर्मदा घाटी तक विस्तृत थी। अब इसका जो राइट आंसर हमारा होने वाला है वो हो जाएगा ए, सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह गैर आर्य थी क्योंकि यहाँ पर ये जो है ये एक शहरी क्षेत्र था। क्लियर। 15 तक में, यानी क्वेश्चन नंबर 15 तक में आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितना क्वेश्चन आपका अभी तक में सही हुआ है। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 क्या बोल रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान प्रदान देता है। प्राथमिक क्षेत्र, माध्यमिक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र या फिर सार्वजनिक क्षेत्र। तो 16 का जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा सी, तृतीयक क्षेत्र जो है वह सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान देता है। तो आपका जो ऑप्शन ए है प्राथमिक क्षेत्र, इसमें बताइए यह किस चीज़ में योगदान देता है। प्राथमिक क्षेत्र किस चीज़ में योगदान सबसे ज़्यादा आता है, प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, ये कमेंट बॉक्स में बताइए। ये भी क्लास 10th का क्वेश्चन है लेकिन पूछ रहा है किसमें, तो रेलवे ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, एसएससी सीजीएल में। तो अगर आप बचपन से पढ़े होते तो आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होने वाला था। चलिए खैर, अगर नहीं हुआ पढ़ाई कोई दिक्कत नहीं है, हम क्लास कर रहे हैं, कंटिन्यू करते रहेंगे। आप सेशन के अंत तक जुड़े रहिए, आपको जितना भी क्वेश्चन करवाएंगे वो ऑटोमेटिक एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन आने वाला है। अगर एक भी क्वेश्चन बाहर आ गया तो आप हमको बताइएगा। बढ़ते हैं 17 की ओर। बोल रहा है किस देश
कि प्रति व्यक्ति आय डैश, यहाँ जो खाली स्थान है डैश से प्राप्त की जाती है और जनसंख्या। अब किसी देश की जो है प्रति व्यक्ति आय किस पर आधारित होता है, तो ये आप जानते होंगे कि विदेश से आय। क्या हो जाएगा, किसी देश की जो प्रति व्यक्ति आय विदेश से आय से प्राप्त की जाती है और जनसंख्या भी। क्लियर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। बोला है भारत में राष्ट्रपति आय का मुख्य स्रोत क्या है। भारत में राष्ट्रपति के पास आय कहाँ से आता है। सेवा क्षेत्र के माध्यम से, कृषि के माध्यम से, औद्योगिक क्षेत्र के माध्यम से, या फिर व्यापार क्षेत्र के माध्यम से। हमारा जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ए, यानी कि राष्ट्रपति के पास मुख्य स्रोत जो है आय का मुख्य स्रोत सेवा क्षेत्र के माध्यम से प्रदान होता है। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है हिंदू विकास दर का तात्पर्य डैश की वृद्धि है। अब हिंदू विकास का जो दर है वह किस पर वृद्धि करता है, किसके तात्पर्य पर वृद्धि करता है। सकल घरेलू उत्पाद, जनसंख्या, खाद्यान्न, प्रति व्यक्ति आय। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। बोल रहे हैं भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया था। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया था। ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्त, B.K.R.B. राव और डी है D.R. गाडगिल। हमारा जो राइट आंसर होने वाला है वो दादा भाई नौरोजी होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। यहाँ तक अगर आप आ गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपका अभी तक में कितना क्वेश्चन सही हुआ है और कितना क्वेश्चन गलत हुआ है। क्लियर। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए मेहनत कर रहे हैं कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाइएगा, वहाँ पर पेमेंट लगेगा, पेमेंट कटाइएगा तब वहाँ पर आपको क्लास मिलेगा। और यहाँ पर आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, तो आपका भी दायित्व बनता है कि हमें भी सपोर्ट करिए और आप कंटिन्यू क्लास करते रहिए। अगर यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है तो आप हमको आकर बोलिएगा। क्लियर। अगर मज़ा आ रहा है सेशन में तो ज़रूर प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बिना बात को गवाए। अब देखिए क्या बोल रहा है, एक शुद्ध पदार्थ केवल डैश हो सकता है। एक शुद्ध पदार्थ जो है वो क्या हो सकता है, एक यौगिक होगा, तत्व होगा, या फिर एक यौगिक या एक तत्व, और डी नंबर का जो है एक विषमांगी मिश्रण। तो हमारा 21 का जो राइट आंसर होने वाला है एक तत्व हो भी सकता है या फिर एक यौगिक भी होगा। तो हमारा जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा सी नंबर का हमारा राइट आंसर होने वाला है। एक तत्व या फिर एक यौगिक जो है एक शुद्ध पदार्थ हो सकता है। बढ़ते हैं 22 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है। मिश्रण नहीं है वायु, पारा, दूध, सीमेंट। अब 22 नंबर का आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। मिश्रण यानी कि मिश्रण का अर्थ समझ रहे हैं ना कि उसमें मिलावटी हो। अब यहाँ पर बोल रहे हैं नहीं है, मिश्रण नहीं है, कौन नहीं है, तो हमारा राइट आंसर होने वाला है पारा। पारा मिश्रण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। बोल रहा है कैथोड किरणें डैश है। कैथोड किरणें क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं या फिर अल्फा। यहाँ पर ये जो बी नंबर में है ना ये अल्फा है। अल्फा कणों का प्रवाह, सी है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह और डी है विकिरण। तो हमारा जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा सी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। कैथोड किरणें है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। क्वेश्चन नंबर 24। कोई भी पी कक्ष यानी जिसे हम पी ब्लॉक बोलते हैं, पी कक्ष डैश तक समायोजित कर सकता है। यानी कि पी ब्लॉक जो है कितने क्षमता तक वह अपने कक्ष को समायोजित कर सकता है। हमारा जो ऑप्शन है 4 इलेक्ट्रॉन, बी है 6 इलेक्ट्रॉन, सी है विपरीत दिशा में 2 इलेक्ट्रॉन,
या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 24 का जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा बी। 6 इलेक्ट्रॉन जो है कोई भी पी ब्लॉक में 6 इलेक्ट्रॉन तक समायोजित कर सकता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 25, कीड़े बिना डूबे, कीड़े बिना डूबे डैश कर सकते हैं, यानी कीड़े जो है बिना डूबे क्या कर सकते हैं? कारण पानी की सतह जो है गति। अब ऑप्शन जो ए है गतिक उत्थापक, बी है पानी का सायनता, ऑप्शन सी है पानी का सतह तनाव और डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा पानी का सतह तनाव। पानी के सतह तनाव के बिना यह कीड़े बिना डूब सकते हैं या फिर इनके पानी की सतह जो है गति पानी का सतह तनाव होता है। तो राइट आंसर हमारा सी होने वाला है। क्लियर। उसके बाद आगे बढ़ते, सॉरी, आज 25 क्वेश्चन आज का जो है टारगेट पूरा हो चुका है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन, एक मिनट, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका कितना सही हुआ है, कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है, कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके उतना शेयर करिए। मिलते हैं मॉडल पेपर 3 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।